पहले से पापा थोड़ा म्यूज़िक करते थे, तो उनसे सीखा है बहुत। तो म्यूज़िक पहले से ही था। मुझको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी कि अरे हाँ, ये रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ से होती है, यहाँ से ऐसे गाना बन सकता है। तो उन्होंने बताया, अरे तेरा ट्रैक तो अच्छा है लेकिन इसको मिक्स करना जी। पड़ेगा। मेलोडी इंस्ट्रूमेंट और एक रिदम इंस्ट्रूमेंट आना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ मिडी कीबोर्ड पे बजा सकते हैं, और मिडी कीबोर्ड एग्जैक्ट पियानो की रेप्लिका है। पढ़ाई में मैं तो नहीं ही था, अच्छा। हर टाइम फेल। क्लास में आते ही मैं खड़ा होता था। उसको पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, अबे खड़ा ही रहना है पार में, तो बैठ के क्यों खड़ा होना बराबर है? है। मैं खड़ा ही रहता था, मत इतना था। अगर आप शिद्दत से उस चीज को पाना चाहते हो और उसकी तरफ ही आपका झुकाव अच्छे से है, जी, तो आप उसमें खुश रहोगे, भले कम कमाओगे। जी, लेकिन गैजेट का इतना प्यार है, वो पापा से मिला है। जी। वो मतलब वो उन्होंने इतने इंस्ट्रूमेंट घर में खरीद के रखे हैं ना, आप मैं बोल नहीं हुँ। सकता। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का द ऑडियो कल्चर पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरे साथ में मानसी जी हैं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, उसका टॉपिक है म्यूजिक प्रोडक्शन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में सुप्रसिद्ध संगीतकार और साउंड इंजीनियर अवधूत पाटोळे जी उपस्थित है। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज इस पॉडकास्ट में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बात करनी है ऑफ कोर्स। लेकिन इससे पहले आपके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आप कब से हैं और इस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली थी? वैसे तो म्यूजिक का करियर, म्यूजिक फील्ड में मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ म्यूजिक, क्योंकि घर में म्यूजिक पहले से पापा थोड़ा म्यूजिक करते थे, तो उनसे सीखा है बहुत। तो म्यूजिक पहले से ही था। तो बहुत साल पहले एज अ लीड कीबोर्डिस्ट में शोज प्ले करता था, एज अ कीबोर्ड प्लेयर, पियानो प्लेयर। जी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होके अभी कुछ 10-12 साल हो गए कि मैं प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन, जैसे कि कीबोर्ड बजाते थे, गाने बजाते थे, तब उस टाइम प्रोडक्शन इतना मालूम नहीं था। थोड़ा छोटे मोटे स्टूडियोज थे, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे, तो वहाँ पे हमें बुलाया जाता था कीबोर्ड बजाने के लिए। जैसे गाने के म्यूजिक पीसेस बजाना जी। है, या कुछ गाने में कुछ कॉर्ड्स ऐड करना है, कुछ लीड पार्ट बनाना है। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे स्टूडियोज में जाते जाते मुझको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी कि अरे हाँ, ये रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ से होती है, यहाँ से ऐसे गाना बन सकता है, या तो ऐसे बनाया जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मैं गोवा में एक शो में गया था। जी। तो वहाँ पर स्टेज पे दो कीबोर्डिस्ट हम परफॉर्म करने वाले थे, जो कि हमारा यहाँ का जो ग्रुप था, उस बैंड के साथ में परफॉर्म कर रहा था। और गोवा का एक लोकल ग्रुप था, वहाँ से एक आदमी आया था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक मिडी कीबोर्ड पे, एक कॉर्क का कीबोर्ड के साथ एक लैपटॉप कनेक्ट करके, वो वहाँ से कुछ अकेला आदमी सॉफ्टवेयर से कुछ प्ले कर रहा था, कीबोर्ड भी बजा रहा था, और उसके ऊपर कोई लोग सिंगिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि अरे, हमारे टीम में तो इतना सारा बैंड लेके मैं वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और वहां पे देख रहा हूँ कि वो एक ही आदमी है भाई, एक लैपटॉप लगा के मेरे ही हम्म। जैसा सिंथेसाइजर, और वहां पे एक ही आदमी बजा रहा है। तो मैंने वहां से उससे इंफॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट कर ली। जी। उनका नाम रॉयन करके था। जी। तो वो वहाँ पे मड़गांव में एक चर्च में पियानो भी बजाते हैं। तो उनसे इंफॉर्मेशन लेके मैं उनके पास थोड़ा सा जाने लगा कि भाई मुझे वो पसंद आया ना, कुछ अलग चीज़ सीखने के लिए मिल रही थी। बिल्कुल। Something curious. यस यस। तो उससे पहले क्या हुआ था कि मैं बचपन से देखा, मेरे पापा भी रिकॉर्डिंग करते थे, तो जी। रिकॉर्डिंग का मालूम ही था। तो हम सोच रहे थे कि म्यूजिक अरेंजमेंट ही काम है, तो म्यूजिक अरेंजमेंट ही करना है। फिर कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा माइंड, जैसे कि मैं इंडियन क्लासिकल हारमोनियम भी सीखा हो, जी। तो थोड़ा कंपोजिशन कर रहे थे, तो उसको अरेंज करना पापा से थोड़ा सीख के। फिर कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज था, जैसे कि हमारी सदी के लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे थे, जी। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज वहाँ से मैंने लिया। थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के स्टूडियोज़ में जाता था, वहाँ पे सॉफ्टवेयर देख देख के सीखा था। तो मैंने छोटा सा लैपटॉप लेके वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया जी। कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरे ये चीज़ हम भी तो कर सकते हैं, स्टूडियो में जाके हम यही करते थे। Like तो self-learning type. यस यस, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बहुत
जानकारी जानकारी ली। इकट्ठा की कि अरेंजमेंट्स क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है, जी प्रोडक्शन में आपको रिदम अरेंजमेंट कैसी करनी होती है, गिटार्स की अरेंजमेंट, हम्म, अलग अलग साउंड की प्रोसेसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से सीखा हूँ। जी तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे कि म्यूज़िक करते करते ही आगे जाके वो मुझे टॉपिक मालूम हुआ। और म्यूज़िक जब प्रोडक्शन मेरा अच्छा हुआ तब उसके आगे जाके मुझे मालूम चला कि साउंड इंजीनियरिंग। जी तो वहाँ पर मुझे साउंड इंजीनियर लगता था कि सिर्फ लाइव शोज के लिए जो मिक्स और सब हाँ। कंसोल के आगे जो प्लेयर होता है, जी। जो सारा लाइव इंस्ट्रूमेंट को ऑडियंस के लिए मिक्स करते हैं हम्म, और वो स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मेरे दिमाग में उतना ही था। तो मेरे प्रोडक्शन जब मैं पिच करने लगा कि यार प्रोडक्शन थोड़ा अच्छे अच्छे लोगों को सुनाने लगा, तो थोड़ा मेरा क्राउड भी वैसे बन गया था, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हुए थे। तो उन्होंने बताया अरे तेरा ट्रैक तो अच्छा है लेकिन इसको मिक्स करना पड़ेगा। जी तो वहाँ से मुझे साउंड इंजीनियरिंग का मिला कि अरे साउंड इंजीनियर में भाई उतना ही नहीं होता, बहुत डीप में अलग अलग चीज़ें, उसमें ऑडियो इंजीनियरिंग अलग है, साउंड इंजीनियरिंग अलग है। राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी और अभी काम कर रहा हूँ। यस। इस क्षेत्र में आने के लिए कोई स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज होने की आवश्यकता है, जैसे कोई स्पेसिफिक फील्ड है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इस तरीके से कुछ है? वैसे तो नहीं, लेकिन एक बात सही है कि हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन टॉपिक का ही नाम है, जी तो इसके लिए आपको म्यूजिक आना जरूरी है। दैट्स राइट। तो इसके लिए म्यूजिक की सिर्फ पसंद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। आपको हर एक जॉनराज के म्यूजिक के बारे में मालूम होना चाहिए, आप हर एक जॉनराज के म्यूजिक को आपने सुना होना चाहिए, आप उसको प्ले करना चाहिए। फिर उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक टू एडवांस उसका आपको मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। यस, इंस्ट्रूमेंट का तो नॉलेज उसमें होना ही चाहिए मेन तो। आमतौर पर कौन से इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे आपको लगता है? इंस्ट्रूमेंट में कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन में दो चीजें करनी पड़ती है, जी। एक तो मेलोडी, दूसरा है रिदम। जी मतलब गाना बनाना है या बैकग्राउंड स्कोर या कोई भी चीज म्यूजिक से रिलेटेड है, उसमें आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम पहले तो मेलोडी की बात करेंगे, जी जहाँ पे हम मेलोडी के हिसाब से ज्यादा सोचेंगे कि मेलोडी जो हम कीबोर्ड पियानो पे नोट्स या स्वर बोला जाता है, मराठी जी. में स्वरज्ञान म्हटलं जातं त्याला मराठीमध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण इंडियन क्लासिकल नोट्स समजू शकतो, सरगम समजू शकतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला स्वरांचं नॉलेज पक्क होतं. आणि तशामध्येच रिदम नॉलेज, जसं की तालाचा अंग. तालाचा अंग कशासाठी, आपल्याला गाणं तालामध्ये कंपोज करायला, हो. बसवायला, तालासोबत वाजवायला. जर तालाचा झोल नसेल तर गाणं कोणी ऐकणार नाही. नक्कीच. तर ह्या गोष्टींसाठी तुम्हाला दोन, एक तर एक स्वरवाद्य, एक तालवाद्य, मतलब एक मेलोडी इंस्ट्रूमेंट और एक रिदम इंस्ट्रूमेंट आना जरूरी है. और मैं प्रेफर करूंगा थोड़ा कीबोर्ड को, यानी कि मिडी कीबोर्ड हो गया या तो पियानो हो गया, क्योंकि पियानो की जो म्यूजिक थ्योरी है पियानो की स्पेशली, तो उसमें आप मेलोडी भी सीखते हैं और रिदम भी सीखते हैं, क्योंकि ये पियानो और हार्प ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा मेलोडी इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में भी है और रिदम इंस्ट्रूमेंट के भी कैटेगरी में है. तो हम इसके ऊपर दोनों चीजें सीख सकते हैं. हमें टाइम सिग्नेचर का नॉलेज मिलेगा, हमें कॉर्ड्स का मिलेगा, हमें स्केल्स का मिलेगा, उसके साथ हम फैमिली सीखेंगे. कंपोजिशन करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए जो जो चीज़ें इंक्लूडिंग चाहिए आपको डिटेल में पियानो के सिलेबस में मिलते हैं. और एक एडवांस चीज, डॉ में हमारे जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में हम कोई भी साउंड सैंपल लेते हैं, जैसे कि कोई गिटार का हो गया, सितार का, संतूर का, वो सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ मिडी कीबोर्ड पे बजा सकते हैं. और मिडी कीबोर्ड एग्जैक्ट पियानो के रेप्लिका है. विस्तार से बता सकेंगे तो काइंडली एलॉबरेट डॉ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये डॉ क्या चीज है. डॉ मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, मतलब ऑडियो के रिलेटेड जो भी रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, जी प्रोडक्शन से जो कुछ भी हम उसके रिलेटेड काम करते हैं जी वो सारे डॉ में, जैसे कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जी. वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम डॉ कहते हैं शॉर्ट नेम में. तो वहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके इनबिल्ट साउंड सैंपल्स ले सकते हैं, जिसको हम वीएसटीज कहते हैं. फिर प्लगइन्स लगा के सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एक डिजिटल हो गया है ना सब कुछ. पहले सब हम ये सारी चीजें मिक्सर पे करते थे, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टूडियो में आके टेक करते थे. जैसे कि अगर मेरे गाने में कोई फ्लूट आर्टिस्ट है तो फ्लूट आर्टिस्ट रियली आके माइक के सामने बजाता था. राइट, बराबर. अभी डॉ
इतने एडवांस हो गए कि उन्होंने अंदर ही उसके सैंपल्स दिए। तो मैं मेरे मिडी कीबोर्ड पे ही सॉफ्टवेयर के अंदर ही साउंड लेके फ्लूट का, बांसुरी का मैं वो प्ले करके उसको एनहांस बराबर। कर सकता हूँ, उसमें प्लगइन्स लगा के उसका साउंड और जी। निखार सकता हूँ, उसकी लेयरिंग कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। हाँ, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूजुअली यूज़ होते हैं, और मेरे व्यूअर्स बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर्स किस तरीके के होते हैं और इसको इस्तेमाल करना किस तरीके से चाहिए, या फिर कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो हम बेसिकली सीखने के बाद तो सारी चीजें कर सकते हैं। मेन तो बात की उसका इंटरफेस समझना है, और बहुत सारे कंपनीज के सॉफ्टवेयर है तो उसमें सिर्फ डिफरेंस इंटरफेस का है। कलर कोडिंग हो गया, कुछ ऑप्शन इधर का उधर हो गया, किस ऊपर का नीचे हो गया, बाकी हर डॉ में हर एक चीज दी है। प्रेफरेंस कैसा है कि आपने जो डॉ सबसे पहले यूज किया है, आप उसके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो जी। और वो टाइम जब इन्वेस्ट करते हो तब आपको उसके अंदर की सारी खामियां खूबियां सब कुछ मालूम होता है। तो आपके लिए आपका डॉ बेस्ट डॉ होता है जो आप सबसे पहले ट्राई करते हो। जी। उसके बाद आपको डॉ शिफ्ट करने में भी तकलीफ होती है कि उसके शॉर्टकट्स अलग होते हैं, उसका लाइब्रेरी बैंक अलग होता है, आपको लाइब्रेरी भी पता होता है किस फोल्डर में, किस फोल्डर के अंदर किस जगह पे मेरा कौन सा साउंड प्लेस है, और वो अलग हम डॉ में ढूंढना चाहिए तो थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। एंड सर इन ऑडियो कल्चर लाइक आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सॉफ्टवेयर के लिए तो मैं अभी यहाँ पे तो ज़्यादा तो क्यूबेस पे फोकस कर रहा हूँ, जो कि विंडोज़ बेस है, क्योंकि विंडोज़ सिस्टम में प्रोडक्शन करने के लिए मुझको बेहतरीन सॉफ्टवेयर वही लगता है। और दूसरा है लॉजिक, जो कि सिर्फ मैकबुक के लिए बना है, मैकबुक में हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैक का इंटरफेस होना जरूरी चीज है। मतलब तुम्हाला लॉजिक यूज करायचं असेल तर बेसिकली मॅक लॅपटॉप घेणे पर्याय नाही तसं. तर विंडोजचा कसं नवीन सुरुवात आहे मुलांची, जो विंडोज लैपटॉप में क्यूबेस यूज करू शकतात, वो क्यूबेस में अच्छे से काम कर पाएंगे, इसलिए वो। और रिकॉर्डिंग में मैं प्रोटूल्स प्रेफर करता हूँ क्योंकि प्रोटूल्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग पे यूज करता है। तो वो कारण भी ऐसा है कि उसको रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें एनहांस करके दी है। तो ये चीज है। और मैं एक डॉ के बारे में बोल भी रहा था पीछे कि जैसे डॉ का शिफ्टिंग का भी ऐसा होता है कि हमें ये डॉ पसंद नहीं है, ये डॉ पसंद नहीं है, ऐसा कुछ चीज नहीं। मैंने मतलब मैं अभी पर्सनली ना क्यूबेस यूज कर रहा हूँ, लॉजिक यूज कर रहा हूँ, प्रोटूल्स यूज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में स्टूडियो वन यूज कर रहा हूँ, फिर डीपी ऑडियो यूज कर रहा हूँ। मतलब 5 डॉ में मैं किसी भी डॉ में आपको सेम क्वालिटी काम करके दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी जो मुझको इस डॉ में मिलता है वो सारी चीजें इसमें भी मिलता है। सिर्फ क्या होगा, मेरा वर्क फ्लो फास्ट होगा सिर्फ क्यूबेस पे, क्योंकि मैंने ज्यादा साल उसके ऊपर दिए हैं। फिर सेकेंडरी ऑप्शन में मैंने लॉजिक को यूज किया, तो सेकेंडरी फास्ट लॉजिक पे काम कर सकूंगा, फिर बाद में प्रोटूल्स पे। सर आपका फेवरेट प्लगइन कौन सा है? फेवरेट प्लगइन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी में अलग प्लगइन्स है। और मेरे पास जो हम एफएक्स प्लगइन्स जिसको बोला जाता है, डायनामिक्स एंड एफएक्स, उसके लिए अलग है। तो मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट फेवरेट प्लगइन्स बता दूं, वीएसटीज तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट यूज करता हूँ। उसके बाद क्यूबेस के स्टॉक प्लगइन्स में द पियानो, द ग्रैंड 3 करके द पियानो उसका साउंड है जी। उसके बाद रिदम में मेरे पास ग्रूव एजेंट करके एक प्लगइन है जी, और SC7 करके क्यूबेस के स्टॉक प्लगइन है। ये मुझको ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें एक कैटेगरी में आपको कम से कम 100-150 साउंड, मतलब पियानो कैटेगरी के अंदर जाओगे तो पियानो में आपको 100-150 साउंड्स मिलेंगे, अलग अलग पियानो। तो आपको वहाँ पे आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। क्यों, गिटार्स में जो गिटार में आपको अलग अलग लेयरिंग मिलती है, सारे डिफरेंट यस। और गिटार के लिए मैं प्रेफर करता हूँ एम्पल गिटार। एम्पल गिटार में मैं आरपीजियोज आ रहे, रियलिस्टिक आरपीजियो, उसका वीएसटी जो सॉफ्टवेयर बना है एम्पल गिटार का, ये सारे डॉस के थर्ड पार्टी प्लगइन्स आते हैं। जो मैंने कॉन्टैक्ट बताया, या तो मैंने एम्पल गिटार बताया, फिर उज्जैम कंपनी का अंबर करके है, फिर यूवीआई का फाल्कन है। ये सारे प्लगइन्स हम थर्ड पार्टी किसी भी डॉज में यूज कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो सजेशन ऐसा ही होता है कि बच्चों को आप जितना स्टॉक यूज करते हो ना, उतना ही थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करो।
और मैं उनको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि तुम डायनामिक्स और एफएक्स में जितना स्टॉक के प्लगइन्स, स्टॉक मतलब जो कंपनी देती है, जी प्रोवाइड करती है, और थर्ड पार्टी मतलब हम बाहर से डाउनलोड करके वहाँ पे ऐड करते ऐड हैं। कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हम अगर कंपनी के प्लगइन्स यूज करते हैं और मैं किसी दूसरे डॉ पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझको उस डॉ के कंपनी के प्लगइन्स तो उतने मालूम नहीं होते। लेकिन अगर मैं मेरे पीसी में वेव्स बंडल यूज कर रहा हूँ जी और मैं दूसरे डॉ में अगर उसके पास भी वेव्स बंडल है, तो मैं वही प्लगइन्स ओपन करके वहाँ पर भी सेम काम कर हाँ। सकूंगा। इसलिए मेरी सजेशन होता है कि आप दोनों पे अच्छे से हाथ कर लो कि आपको ये आता है, इस वजह से काम रुकना नहीं चाहिए। राइट। एक चीज़ मैं बिल्कुल आपसे अब पूछना चाहूँगा कि म्यूज़िक में सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था और आपका उसका हाँ। अनुभव कैसा था? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मेरा मैंने स्कूल का काम लिया था, जैसे कि मेरी स्कूल का काम था। मेरे स्कूल को मतलब मैं जैसे ही मेरी 10वीं के बाद किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर 10 ओके। ये तो काफ़ी आफ्टर यंग एज में यस था। यस यस, वहाँ जी। उस टाइम ही, मतलब उससे पहले मैं स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता था। जैसे ही स्कूल खत्म हो गया, मेरे टीचर्स ने मुझे पूछा कि अरे हमें स्कूल की जो प्रेयर्स होती है उनको हमें रिकॉर्ड करना है जी। और उनके लिए गाना बनाना और ये सारी चीज़ें वो सारा करना है। तो उस टाइम मेरे पास ना विंडोज एक्सपी, जो हमारा ओल्ड सॉफ्टवेयर एक्सपी था। जी। पीसी है, वो जी। पीसी का ओके। एक डब्बा पुराना वाला घर में पड़ा था। हाँ। और मैं वो रॉयन सर से मिला था, उन्होंने मुझको एक सॉफ्टवेयर दिया था और मेरे पास एक यमाहा का कीबोर्ड था जो मैं सीखने के लिए मेरे पास था। तो उस कीबोर्ड के स्टॉक साउंड, उसके साउंड्स में केबल थ्रू पीसी से रिकॉर्ड करके वो मैंने काम किया था, जहाँ पे मैंने कम से कम 3 प्रेयर्स, हिंदी के 3, इंग्लिश के 3 प्रेयर्स, फिर नेशनल एंथम, फिर प्लेज, हिंदी मराठी इंग्लिश, मतलब स्कूल का जो हम मराठी में बोलते हैं ना परिपाठ, परिपाठ। वो पूरा डे के हिसाब से, मतलब संडे को अलग लगेगा, मंडे को अलग लगेगा, ऐसा पूरा वो प्लेलिस्ट बनाया था मैंने। आपका कैसा लाइक रिएक्शन था, मींस इमोशन, आप अरे वो तो मतलब बहुत एंजॉय किया था। पहले तो ज्यादा तो चीजें मालूम नहीं थी, इधर उधर से सीखे थे, तो पहला प्रोजेक्ट था और सब कुछ खुद किया था, रिकॉर्डिंग से लेके सारी चीजें। तो कुछ प्रॉब्लम आए थे तो कॉल, उस टाइम कॉल करके पूछता था उनको कि अरे सर ये या कैसे करना है क्या। वो भी बहुत अच्छे से हेल्प करते थे, अभी तक वो मुझको हेल्प करते हैं। तो ऐसे चलता था। तो वो प्रोजेक्ट मैंने कर दिया। फिर रिकॉर्डिंग के लिए हम सिर्फ रिकॉर्डिंग पॉइंट के लिए हम स्टूडियो में चले गए थे, लेकिन वो म्यूजिक पूरा बनाया था मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर। एक मतलब मैं सच बोलूँ तो स्टूडियो भी नहीं था, मेरे बेडरूम पे मेरे बेड पे बैठ के कीबोर्ड लगा के साइड में लैपटॉप लगा के काम किया था, सच में ऐसे एंजॉय करने के लिए। अवधूत सर, फिर घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? घर वालों को तो मम्मी पापा का तो पहले से सपोर्ट है जी। पापा तो पहले से म्यूजिक करते ही है, पहले पापा तो सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है। तो उनको तो बहुत पसंद, क्योंकि उनके जमाने में कैसे सब लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़ता था। अच्छा। उन्होंने खुद बहुत सारे गाने में हारमोनियम कीबोर्ड बजाया है जी। तो ये उनके लिए पहला नया एक्सपीरियंस था कि यार कीबोर्ड से ही सारी चीजें अकेला ही बजा रहा है। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। पढ़ाई में मैं तो नहीं ही था, अच्छा, हर टाइम फेल। कुछ उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब समझ में नहीं आता था वो। मैं ऐसा समझता कि वो जो पिक्चर है तारी जमीन के, अच्छा, उसके ईशान अवस्थी आप थे। सेम मुझको ना वो इंग्लिश समझ में आता था, ना मुझको मैथमेटिक्स समझ, ना मैं उतना, मतलब स्कूल में कभी भी सर ने पूछा कि होमवर्क किसका कंप्लीट नहीं है, तो ऐसा था कि उनको पता ही था मैं खड़ा ही रहूंगा। तो मैं ऐसा था कि सर क्लास में आते ही मैं खड़ा होता था। उसको पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, अबे खड़ा ही रहना है पार में, तो बैठ के क्यों खड़ा होना है। मैं खड़ा ही रहता था, इतना था। तो वहाँ पे मैं एक नोटिस करूंगा कि मेरे पापा जो थे उनका पहले से म्यूजिक में करियर तो था ही, तो उन्होंने वो जॉब की वजह से थोड़ा इतना अच्छे से कर नहीं पाए, इस वजह से भी वो हेल्प कर दिए। लेकिन उनका एक मतलब थिंकिंग है कि तुमको अगर फोर्सफुली कुछ चीजें करने के लिए बोली ना तो नहीं होती जी। अगर तुम्हारी शिद्दत है उस चीज में करने की, अगर आप शिद्दत से उस चीज को पाना चाहते हो और उसकी तरफ ही आपका झुकाव अच्छे से है जी, तो आप उसमें खुश रहोगे, भले कम कमाओगे लेकिन खुश रहोगे। So he was the supporter. यस। तो उन्होंने पहले से मुझको, भाई क्या करना है, हारमोनियम, चलो हारमोनियम लिए, क्या चाहिए अभी, कीबोर्ड चाहिए, चल कीबोर्ड लेके दिया, सब मतलब जो चाहिए वो प्रोवाइड। ऐसा कुछ फाइनेंशियल कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं था घर में। जी। तो शोज भी पहले करने पड़े,
वो तो सारी चीजें कुछ यस खुद से ही कुछ लेनी थी, इंस्ट्रूमेंट जी देखता था। गैजेट बहुत पसंद है, तो नए नए गैजेट्स मेरे पास, कीबोर्ड्स की मतलब बहुत लंबी रेंज के कीबोर्ड्स मेरे कि पास नया क्या है, घर में ये है। लो वो हाँ, लो। राइट अभी भी चलता है। अभी भी मैं थोड़े टाइम पहले बैठा था, तो एक मिक्सिंग कंसोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अभी मैं तो म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, जी लेकिन गैजेट का इतना प्यार है, वो पापा से मिला है। जी वो मतलब वो उन्होंने इतने इंस्ट्रूमेंट घर में खरीद के रखे हैं ना, आप मैं बोल नहीं सकता। और इस वजह से मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में मुझे हेल्प हुई कि मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट बचपन से लेके बजाता हूँ। बराबर है मतलब मैं डिमड़ी से लेके, संबल से लेके, ढोल ताशा से क्या लेके बात है सारी चीजें बढ़िया खुद बजाता हूँ। और मैंने रिकॉर्डिंग के लिए भी ये चीजें बजाई है, बढ़िया ये तो बहुत और अच्छा उन्होंने है घर में सिखाया। हम्म, खुद मुझको ताशा विशा ये सारी चीजें उन्होंने घर में सिखाया, मतलब मुझको हम्म, रिदम उन्होंने वहां से सिखाया। बराबर फिर हारमोनियम, वो खुद हारमोनियम प्लेयर थे, वो खुद पहले रागधारी सीखे हुए थे, तो बराबर है उन्होंने रागधारी वहां पे सिखाया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हुआ कि आपका बैकग्राउंड बहुत सीरियस और बहुत ही यस यस अच्छे यस संगीत घराने से भी है यस यस तो यस। आप इस प्रश्न का तो बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर मुझे अपेक्षित है कि अच्छा संगीत किसे कह सकते हैं हम आपके मायने अच्छा संगीत क्या होगा अच्छा या बुरा ऐसा कोई संगीत मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। जी हम जॉनरास बोल सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि जिस सॉन्ग की, या जिस भी हम कोई म्यूजिक या कुछ चीज की बोले, मेलेडी अगर कैची है, जी मेलेडी अगर आपको पसंद आ रही है, हम्म आपके दिमाग में मेलेडी रह रही है, हम्म मतलब आपने एक बार गाना सुना और आप वो गुनगुना रहे हो बार बार, जी उसके शब्द आप बार बार गुनगुना रहे हो, हम्म वो बेस्ट है। तो ऐसे किसी संगीतकार का या म्यूजिक डायरेक्टर का आप पर प्रभाव रहा है मैं तो बहुत ज्यादा मतलब RD LP, मतलब RD ये तो बर्मन हो गया, बिल्कुल लक्ष्मीकांत पायनियर्स हैं ये तो प्यारेलाल, म्यूजिक के मैं जी उनको बहुत सुना हूँ। मतलब बचपन हम्म से लेके, वो कैसेट प्लेयर से लेके, वो कैसेट आते थे उनके घर में, बहुत सारा आइडल्स, मतलब हाँ। गाने, राइट लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, इनके गाने लगते थे, वो मैं पूरा सुना हूँ बचपन से। अरेंजमेंट, हम्म बिग ह्यूज ऑर्केस्ट्रा का ग्रेट सारा साउंड सुना है मैंने। यस ये म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑडियो इंजीनियरिंग इन दोनों चीजों में अंतर क्या है म्यूजिक प्रोडक्शन में हम म्यूजिक के रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ पे हम्म हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अरेंजमेंट हो गए, गाने के अरेंजमेंट, किस जी इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे बजाना है, हम्म ये सारी चीज़ें के बारे में हम वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम साउंड इंजीनियरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग के तरफ जाए, तो वहाँ पे हम ऑडियो की रिलेटेड, मतलब ऑडियो को प्रोसेस करना, साउंड क्लियर करने के लिए रिकॉर्डिंग करना, माइक्रोफोन की इंफॉर्मेशन हो गई, केबल्स एंड कनेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हो जी गई, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। तो म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद ही ऑडियो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने के बाद उसको मिक्स मास्टर करना, उसके उसके अंदर जो कुछ भी हमें चीज़, मतलब जैसे कि मैंने कुछ प्रोग्रामिंग किया, जी प्रोग्रामिंग के साथ अगर मैं थोड़ा बहुत लाइव करता हूँ, तो वो अच्छा रहता है। जी ये म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होता है सर यस अ, एग्जैक्टली, मैं भी पूछने वाली थी कि लाइक आपका प्रोसेस क्या होता है, लाइक अगर आप बनाते हो तो आपका प्रोसेस क्या रहता है, मींस। वैसे तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो पहले मैं कंपोज करता हूँ। जी तो कंपोजिशन में पहले मैं प्रोग्रेशन बना लेता हूँ कॉर्ड्स की, कभी तो प्रोग्रेशन के हिसाब से कंपोजिशन हो जाता है, या तो कभी कभी मेलेडी भी दिमाग में आ जाती है। वो तो वो मराठी में बोलते हैं, वो दैवी है, अच्छा जेव्हा ती येते तेव्हा ती येते. बरोबर ती आहे कधी सुचेल, कधी काय होईल म्हणजे आपण सांगू नाही शकत. म्हणजे ती प्रेरणा आहे एक. प्रेरणा आहे ती, ओके. तशी ती येऊन जाते, जशी ती मेलेडी आपल्या डोक्यात हम्म. कॅची असेल, फिर वो मेलेडी के हिसाब से हम कॉर्ड अरेंज करके, फिर उसके ऊपर थोड़ा लिरिक्स का और ये सारी चीज़ों का हम क्या बोलते हैं उसको, कि अरेंज करना स्टार्ट करके प्रोडक्शन फिर कंप्लीट कर देते हैं। उसमें से सर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है, लाइक इसके अंदर इन सब चीज़ों में। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग तो मेन चीज़ है। क्यों अभी क्या है, मिक्सिंग तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मिक्सिंग में क्या होता है, हम म्यूजिक प्रोडक्शन में अगर गिटार्स रखते हैं या फ्लूट रखते हैं, जी तो हर एक, हम गिटार या फ्लूट का पीस हो गया, हमारा सैक्सोफोन का पीस हो गया, हमारा सुप्रानो या पूरा ब्रास सेक्शन, स्ट्रिंग सेक्शन हो गया, फिर वोकल हो गया, तो प्रोडक्शन में ये सारे एलिमेंट्स आए रिदम के साथ। तो मिक्स में हम देखते हैं कि किस चीज़ को फ्रंट पे रखना है, किस चीज़ की फ्रिक्वेंसी का कौन सा साउंड कैसा आना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट हाइड हो रहा है क्या, जी ये सारी चीज़ें हम मिक्सिंग में देखते हैं। जैसे कि अगर
सेम वॉइस भी चल रहा है, वोकल्स भी चल रहा है, और वोकल्स के पीछे वोकल्स के साथ ही कुछ बैकग्राउंड में स्ट्रिंग्स चल ओवरले रहा हो है। रहा है तो I know. सर तो क्या ये लाइव होता है प्रोग्रामिंग में? हाँ, लाइव? प्रोग्रामिंग में करना पड़ता है। जी। लाइव मतलब हम उसको बाद में कर सकते हैं ट्विक, पहले तो जी। हम बजा के लेके भी कर सकते हैं। मेरी तो प्रोसेस ऐसे है कि मैं स्टार्ट करते समय ही उसको क्लियर कर लेता हूँ, जी। क्योंकि मेरा साउंड इंजीनियरिंग भी हुआ है, तो मुझको हम्म। पता है कि बाद में जाके मुझे ये चीज करनी ही आपका है, बराबर है। एक्सपीरियंस ही है, तो हाँ, इससे obviously. पहले ही कर लो भाई। हाँ. तो सर क्या आप कंपोजिशन भी करते हो? तो हाँ, हाँ। कंपोजिशन के साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कंपोजिशन करने तक? मैं तो हारमोनियम में प्रेफर करता हूँ कि हारमोनियम पे बहुत अच्छा कंपोजिशन। वो क्या है कि बचपन में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम रहा है, जहाँ पे मैं रागधारी सीखा हूँ, हम्म. तो उसके ऊपर थोड़ा हाथ भी अच्छा मतलब फेरता है, तो मैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से कंपोज कर सकता हूँ। कंपोजिशन करने में वहाँ पर मुझको कुछ दिक्कत नहीं आती। फिर थोड़ा वेस्टर्न कॉर्ड्स का, सिम्फनीज का नॉलेज होना चाहिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, फैमिलीज का नॉलेज होना चाहिए। इसके ऊपर आप आपका जो बनाया हुआ मेलोडी, आप बनाई हुई जी। कंपोजिशन है, उसको और अच्छे से निखार सकते हो। हम्म। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या करता है, गाने को किस माहौल में ढालना है, उस जी। मेलोडी को किस माहौल में ढालना है, ये सारी चीजें हम कॉर्ड प्रोग्रेशन से मतलब लेकर करते हो। कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा के ही समझ पाते हैं कि भाई ये इधर ये लेके इधर जाना है चलेगा, हाँ. या तो इधर लेके जाना है, अच्छा कैसा लगेगा। तो दोनों का नॉलेज होना अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद हम लिरिक्स कैसे रखते हैं कि जैसे अगर कंपोजिशन मेरा सैड आ रहा है और उसके अंदर हैप्पी लिरिक्स सोचोगे तो मज़ा नहीं देगा। उसके साथ आपका लिरिक्स भी जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा वो आपकी मेलोडी को, आपके कंपोजिशन को सपोर्टिव चाहिए। फिर उसके बाद उसके अरेंजमेंट स्टार्ट हुई है, तो अरेंजमेंट में समझ में लेना कि ये अगर सैड है तो इसमें डांस तो नहीं होगा, रिदम भी उतना सूदिंग रखना चाहिए, तो बेस गिटार के फ्लीसेस हो गए, थोड़ा सा हम उसमें तबला बिबला ऐसा कुछ, मतलब जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं कि यही ही इंस्ट्रूमेंट करने पड़ते हैं, उस टाइम की, उस गाने की कौन से माहौल का है, किस टाइम का है, मतलब वो ओल्ड जॉनराज है, न्यू जॉनराज है, आप किस तरीके से उसको अरेंज करना चाहते हो, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन होता है। एक और चीज़ के बारे में ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को हमेशा ये प्रश्न होता है कि होम स्टूडियो और प्रोफेशनल स्टूडियो में क्या अंतर है? हाँ, मुझे भी बहुत बार ये पूछा गया है जी। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ों की जो नीड है वो तो आपके होम स्टूडियो सेटअप में हो जाएगा जी। क्योंकि आपको इनबॉक्स काम करना है सारा चीज़। लेकिन जब आप प्रोडक्शन के साथ लाइव को जाते हो, लाइव म्यूजिक को ट्राई करते हो, जैसे कि इंडियन परकशंस, ऑप्शन ही नहीं है प्रोग्रामिंग करना। जी। हो सकता है लेकिन वो मज़ा नहीं देता। जिस जगह पे जिस साउंड की नीड होती है वो नहीं मिलता। उसके लिए हम जाएंगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप। तो हम हमारा बेसिक साउंड कार्ड लेके, कितने भी एक्सपेंसिव माइक लेके अगर हम घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करके अगर घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो घर में वो नॉइस आएगा जी। इंस्ट्रूमेंट क्लियर रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर उसका माइक्रोफोन टेक्निक सही से नहीं होता है, प्रोफेशनल नहीं होता। तो प्रोफेशनल स्टूडियो में आपको सबसे पहले तो मेन चीज गैजेट, आपको ह्यूज मिक्सर कंसोल मिलता है। उसके बाद आपके पास प्रीएम्प्स होते हैं माइक्रोफोन्स लगाने के लिए जी। मतलब आप एक ही साउंड को अलग अलग प्रीएम्प से ट्विक करके समझ पाते हो कि मुझे अच्छा किस में लग रहा है। फिर मिक्सर के ऊपर आप उसको प्रोसेस कर सकते हो कि भाई मेरे पास अभी ताशा बज रहा है तो मुझे लो एंड की जरूरत नहीं है, उसको कट करके थोड़ा हाइस को बढ़ा के हम कैप्चर कर ले साउंड को, तो थोड़ा उसमें जान आ जाती है, प्रेजेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम स्टूडियो में कर पाएंगे, ये तो घर के स्टूडियो में तो होगा नहीं। प्रोग्रामिंग तो हो सकता है, प्रोग्रामिंग इन द बॉक्स की चीज़ है, लेकिन आपको उसको प्रोफेशनल टच देने के लिए स्टूडियो ही प्रेफर करूंगा। तो जब हम प्रोफेशनल स्टूडियोज की बात करें तो इन दिनों एआई का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो एआई की वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट आहे उन पर कुछ परिणाम हो रहा आहे? कारण एआय इंडस्ट्रीमुळे जे आपण सध्या ऐकतो खूप साऱ्या गोष्टी अशा आहेत की त्याचा दुष्परिणाम पण होतोय, फायदाही होतोय, पण त्याचा काही प्रभाव पडतोय का? थोडीशी माहिती दिली तर बरं होईल. हो, आताच हल्ली डॉज मध्ये ना एआयचा वापर केला जातो आणि ज्याच्यामध्ये कॉर्ड फाइंडर नावाची गोष्ट नवीन ऍड केली आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही ऑडिओचे कॉर्ड्स
ऑटो कॉर्ड्स, ज्याला हम्म. कॉर्ड्सचं नॉलेज नाही त्या लोकांसाठी आहे, मी हम्म. म्हणेन सरळ तरी ते तुम्हाला ते कॉर्ड एक्स्ट्रॅक्ट करून देतं. पण माझं म्हटलं तर मी आत्तापर्यंत जितक्या वेळा त्याला वापरायचा प्रयत्न केला त्याने कधीही गाण्याचे परफेक्ट कॉर्ड दिलेले नाहीत. कारण काय त्याचा तो AI आहे तर रूट नोटचे कॉर्ड्स देतो. आणि गाण्यामध्ये असं नाही की आपण फक्त रूट लावले, Root आपण लावले. मेजर सेव्हन्थ, मायनर सेव्हन्थ, म्हणजे 6वा 7वा नोट कुठला तरी वेगळा बरोबर. किंवा 7वा फ्लॅट नोट लावतो, डॉमिनंट सेव्हन्थ हम्म. वगैरे अशा गोष्टी, हम्म. किंवा स्केल्स मध्ये वेगळ्या काही स्केल मध्ये गेलं ते डिटेक्ट नाही करू शकत. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला हम्म. आपल्या रिलेटेड कॉर्ड सोडून आपल्याला वेगळेच काहीतरी कॉर्ड्स मिळणे किंवा काय. हम्म. त्यानंतर मिक्सिंग मास्टरिंग मध्ये एक AI खूप लोक यूज करतात की एक प्रोग्रामिंग आहे, मी त्या कंपनीचं नाव नाही घेत आता, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा मास्टरिंग चॅनलवरती ते फक्त लावा आणि त्याच्या आर्टिस्टला सांगा, त्याच्यामध्ये एक आर्टिस्ट ऑप्शन दिलाय त्याला क्लिक करा, तो तुम्हाला ऑटो सगळं सॉन्ग मास्टर मास्टर करून देईल. पण तुम्ही त्याच्यामध्ये आपले इंडियन परकशनशी कुठली तर टाकून बघा, हम्म. तर समजतच नाही ती वाद्य काय वाजतं. Yes. ना त्यांचा टिंबर माहिती आहे, हम्म. ना त्यांचा साऊंड माहिती आहे, बरं ना कुठला वाद्य त्यातला आपण लेवल अप ठेवतो, कुठलं बरोबर. लो ठेवतो. आता इंडियात आपल्या इंडियन संगीतात कसं आहे, कधी तबलावर असेल, कधी ढोलकवर असेल. तर गाण्याप्रमाणे आणि जो काही अरेंजर आहे, ज्या गाण्याचा म्युझिक अरेंजर आणि जो कोणी कंपोजर आहे त्यांच्या दोघांच्या मते ठरतं. बरोबर. बाकी आपण बाहेरच्या देशातला साऊंड बघला, ड्रम सेट इन्स्ट्रुमेंट मध्ये चॉईस रिदम मध्ये संपलं. बरोबर. आपल्या इकडे वाद्य बघायला गेलं तर आपण पागल होऊन हो, जाईल. हो. त्याची- महाराष्ट्रामध्ये जितकी वाद्य भरली आहेत, गुजरातमध्ये वेगळी भरली आहेत, साऊथ मध्ये South वेगळी मध्ये भरली आहेत, वेगळी. साऊथ मध्ये तर इतकी वाद्य भरली आहेत बरोबर आहे. आपण विचार पण नाही करू शकत अरे. एवढी वाद्य आहेत. मग एवढ्या सगळ्यांचा वाद्यांचा साऊंड, Yes. त्यासाठी तुम्हाला इंजिनियरला तुम्हाला साऊंड येणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ते मिक्स एवढं काम करत नाही. हा, तुम्हाला गडबडीनं कुणाला काम द्यायचं आहे, ईडीएम ओरिएंटेड तुमचं गाणं आहे, बरोबर. ईडीएम मीन्स डीजे ट्रान्स जे गाणं असतं, तशामधल्या गाण्यांसाठी तुम्ही ते वापरू Right. शकता. हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है, आप Thank यहाँ you, पर sir. आए. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू टू द ऑडियंस, आपने इस पॉडकास्ट को सुना और जल्द ही मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट पे, है ना मानसी? Yes. यस.